बात ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाता। नरेंद्र मोदी ने ढांचा तोड़ा। अब नरेंद्र मोदी खेती के ढांचे को तोड़ने जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने खेती के ढांचे को तोड़ तो एक तरफ रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ हरियाणा के बॉर्डर पे पुल पे रोक रखा है। वो दरवाजा खोलेंगे तो मैं जाऊंगा। यहाँ हमें हरियाणा के बॉर्डर पे पुल पे रोक रखा है। जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे, 6 घंटे तो 6, 10 तो 10, 24 तो 24, 100 तो 100, 200 तो 200, 500 तो 500। मैं यहाँ से नहीं हिल रहा। नमस्कार। किसानों के मुद्दे आज पंजाब हरियाणा की सड़कों पर जमकर उठाए गए। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर नए जो कृषि कानून है उसके विरोध में जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। पंजाब में 3 दिन से किसान बचाओ रैली कर रहे राहुल गांधी आज हरियाणा पहुंचे। राहुल 3 रोज से पंजाब में किसानों के बीच में हैं और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी उनके साथ गोष्ठियां कर रहे हैं। लेकिन आज वो नूरपुर से खुद ट्रैक्टर लेकर किसान यात्रा पर निकले थे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर राहुल गांधी के काफिले को रोका गया, जहां उन्होंने कहा कि जब तक रास्ता नहीं खुलता है उनके लिए, उनके सहयोगियों के लिए, वो यहीं बैठे रहेंगे। आइए पूरी उनकी ये बयान सुनते हैं। आप लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे आगे, क्या प्लान है आप लोगों का? यहाँ हमें हरियाणा के बॉर्डर पे पुल पे रोक रखा है। जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे, 6 घंटे तो 6, 10 तो 10, 24 तो 24, 100 तो 100, 200 तो 200, 500 तो 500। मैं यहाँ से नहीं हिल रहा। तो क्या आप अकेले जाएंगे या समर्थकों के साथ ही जाना चाहेंगे? वो दरवाजा खोलेंगे तो मैं जाऊंगा। और कई बार बैठा हूँ, जाने नहीं दे रहे। तो जब ये खोलेंगे मैं प्यार से चला जाऊंगा, तब तक मैं प्यार से यहाँ बैठा हूँ। थैंक यू। तो हालांकि कुछ देर बाद राहुल गांधी के 3 ट्रैक्टर्स का जो काफिला था उसको अनुमति दे दी गई। वे कुरुक्षेत्र में सभा को संबोधित करेंगे और दिल्ली की ओर वहां से निकलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद हैं, जो लगातार जिन्होंने राहुल गांधी से ये बातचीत भी की। तो मोहम्मद गजाली, इस समय क्या स्थिति है, क्या अपडेट आपके इलाके से? अपडेट ये है कि पंजाब में पटियाला की सरहद पर, पटियाला और कुरुक्षेत्र ज़िले की जो सरहद है, वहाँ से जो पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो तो वापस जा चुके हैं। राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में इंटर कर चुके हैं। वहाँ हरियाणा कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा हैं, साथ में रणदीप सुरजेवाला भी जो हैं वो पंजाब की तरफ से गए हैं। तो वहाँ पर अब वो किसानों से भी बातचीत करेंगे और जो काफिला उनका चल रहा है साथ में, जहाँ भीड़ रहती है वहाँ पर रुककर वो लोगों से भी बात कर रहे हैं। उनके प्रोग्राम में, हालांकि कार्यक्रम में ये फिक्स था कि वो कुरुक्षेत्र में 1-2 अनाज मंडियों में जाकर किसानों से ये भी हालचाल पता करेंगे कि उनके अनाज की जो खरीद है या जो लिफ्टिंग है वो हो रही है या नहीं हो रही है। शेड्यूल से पीछे हैं, लेट हैं और कुरुक्षेत्र में ही 1-2 जगह लोगों से या किसानों से बातचीत करने के बाद वो दिल्ली रवाना होंगे। गजाली, मैं आपसे सिरसा के बारे में पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो राहुल गांधी का काफिला था उसमें क्या सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या आम किसान भी जुड़ रहा था? देखिए, जो आज की बात करें, जब वो हरियाणा जाने के बारे में उनके कार्यक्रम जनतक था, सारे लोगों को पता था कि हरियाणा जाना है, तो सुबह ही इस रूट पे जहां हम खड़े हैं, यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर दूर वो बॉर्डर है, इस पूरे इलाके में जो है पुलिस बल तैनात की गई थी और हजारों की संख्या में जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेसी झंडा लेके, यूथ कांग्रेस के वर्कर्स थे। ज्यादातर अगर कहा जाए तो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जो उनके साथ जाने की कोशिश कर रहे थे। आसपास के गांव के, अब हालांकि जाहिर सी बात है जब कोई बड़ा नेता आता है तो आसपास के जो गांव हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां से कुछ किसान भी जुड़ गए थे साथ में, लेकिन उनके साथ काफिले में आगे जो लोग थे वो कांग्रेसी कार्यकर्ता ही थे। गजाली, एक सवाल ये भी बनता है कि जो किसान है, क्या वो अपने आप को, जिस तरह से भी कानून बन चुका है,
क्या उनको किसी ऐसे नेता अगुवा की जरूरत थी जो उनका मसला सामने उठाए? आपकी तो किसानों से भी बातचीत हो रही होगी, क्या उनका कहना रहा आपसे? तो हम देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे मोहम्मद गजाली से बात करने की, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी अकेले नहीं है जो किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं। वहां पर आज हरियाणा के सिरसा में भी किसानों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। हजारों की तादाद में पहुंचे किसानों को पुलिस ने जो पानी की बौछारों से उनको रोका है। हालात यहां पर तनावपूर्ण हुए, हिंसक भी हुए। इन प्रदर्शनों में किसान संगठन और राजनीतिक दल शामिल हैं। सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी को घेराव करने निकले किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही रोकने की कोशिश की, जहां लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें हुई। बताया जा रहा है कई किसान जख्मी भी हुए हैं। और हमारे सहयोगी जो हैं राजेंद्र सिद्धू, उन्होंने तमाम तस्वीरें भेजी हैं। सिरसा से हमारे सहयोगी राजेंद्र सिद्धू ने ये तस्वीरें भेजी हैं और सिरसा की ये तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की स्थिति को बयां करती है कि यहाँ पर किस तरह से तनाव बन गया था। और योगेंद्र यादव ने क्या कहा यहाँ पर, कृषि नेता भी हैं, राजनीतिक नेता, ये सुनते हैं उनका क्या कहना रहा। मैं समझता हूं दुष्यंत चौटाला जी ने सोचा था कि कोई 150 किसान आएंगे, उनको चाय ठंडा पिला देंगे, बात निपट जाएगी। जब उन्हें पता लगा पूरे हरियाणा का किसान आ रहा है, जब उन्होंने हमारे 10 सवाल पढ़े जो कि हमने मीडिया में एक दिन पहले ही रिलीज कर दिए थे, जब उन्हें समझ आया कि सवालों का जवाब नहीं है और किसान सचमुच आ रहा है, तो जवाब देने के बजाय चंडीगढ़ भाग लिए, घर के बाहर पुलिस और बैरियर खड़ा कर दिए। जिस नेता को पुलिस और बैरियर का सहारा चाहिए वो जनता का नेता नहीं है। ये बात साबित हो गई है और आज किसान जाएगा, पक्का मोर्चा लगाएगा और इनसे जवाब लेके रहेगा। फैसला तो किसान करेंगे, लेकिन अभी तक जो घोषणा है वो तो ये है कि यहाँ से ये चौटाला हाउस की तरफ बढ़ेंगे। हमारी तरफ से बिल्कुल शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से जाएंगे और वहाँ पे सामने बैठ के डेरा डालेंगे। जैसे पंजाब के किसानों ने प्रकाश सिंह बादल के घर के सामने डेरा डाला था, उसी तरह से हरियाणा के किसान दुष्यंत चौटाला के घर पे डेरा डालेंगे और उनसे वो सवाल पूछेंगे, कुर्सी या किसान, जवाब दो। तो जैसे पंजाब के किसान ने पहली विकेट ले ली, अब हरियाणा के किसान को लगता है कि दूसरे ओवर में दूसरी विकेट मैं भी लूंगा, तो अब हरियाणा का किसान भी इनकी टांग खींच रहा है। त्याग तो करते नहीं जी, त्याग ही अगर करते तो हिंदुस्तान का किसान कहाँ का कहाँ पहुंच चुका होता। तो योगेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही पलों में। मोहम्मद गजाली हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए। गजाली, जो सिरसा की जो तस्वीरें आई हैं वहां पे तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी, पुलिस को काफी बल का प्रयोग करना पड़ा। वहां से क्या स्थिति है इस समय? स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, क्योंकि किसान जो हैं सिर्फ हरियाणा के किसान नहीं हैं जो वहां पर आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जो पावर मिनिस्टर हैं रंजीत चौटाला उनके घर का घेराव करने आए हैं। ये किसान ग्रुप जो है हरियाणा का, ये पंजाब के साथ भी तालमेल रखता है। तो आज के इस जो घर घेराव की बात हो रही थी उसमें पंजाब के किसानों ने भी साथ दिया है। कई पंजाब के ज़िले जो दूर दूर के ज़िले हैं, अमृतसर और तरनतारन जैसे ज़िले, वहाँ से भी लोग हरियाणा पहुँचे हैं। पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े हैं, लेकिन वहाँ पर किसान अभी भी डटे हुए हैं कि वो दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव करेंगे। उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और उनकी सबसे बड़ी जो रंजिश कह लें या एक तरह से जो उनकी मांग है, जिस तरह से पंजाब में अकाली दल जो अपने आप को ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की हितैषी पार्टी मानती है, उनका कोर वोट बैंक है, तो हरियाणा में उस तरह से दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है वो भी रूरल वोट बैंक पे निर्भर करती है। अब इसी वजह से किसान इस बात से खफा हैं कि दुष्यंत चौटाला के जो दादा हैं, परदादा रहे हैं, बड़े बड़े किसान नेता उनके परिवार से निकले हैं। तो आज जब किसानों के खिलाफ इतने जो कानून पास हुआ है तो वो क्यों सरकार नहीं छोड़ रही? मोहम्मद गजाली, आपने जानकारी हमें जमीनी स्थिति समझाई है। योगेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है। योगेंद्र जी, आप सिरसा में इस समय मौजूद हैं, क्या स्थिति है आपके आसपास, क्या किसान भाई कह रहे हैं? निधि, जैसा आपने बताया, यहाँ पे किसान प्रदर्शन लेके आए। कोई 10,000 के करीब किसान इस चौक पे पहुंचे जो मेरे पीछे है, बाबा भूमन शाह चौक सिरसा का। पुलिस ने उन्हें जाने से किसानों ने कहा हम शांतिपूर्वक तरीके से वैसे ही डेरा डालना चाहते हैं जैसे पंजाब के किसानों ने बादल जी के घर के सामने किया था। पुलिस ने बैरिकेड लगाए, किसानों को जाने से रोका। किसान शांतिपूर्वक तरीके से इस बैरिकेड को नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन
एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और इनेलो के कुछ कार्यकर्ता बिल्कुल बना के एक उद्देश्य बना के गुंडागर्दी करते हुए उन्होंने बैरियर तोड़ने की कोशिश की, पुलिस के साथ मुठभेड़ की, जबकि किसान नेता हम सब अपील कर रहे थे कोई किसान बैरियर के नजदीक नहीं जाएगा। इसके बावजूद वो हुआ और पुलिस ने उनको पकड़ने की बजाय, उनको अरेस्ट करने की बजाय सब किसानों के ऊपर आंसू गैस और वाटर कैनन का प्रयोग किया। तो ये घंटा पहले की बात है, लेकिन मैं किसानों की बात दूंगा कि इस सब के बावजूद किसान वापस आ गए हैं। जैसा आप पीछे देख सकते हैं, किसान आके बैठ गए हैं और किसानों ने घोषणा की है कि यहाँ पे पक्का मोर्चा लगाएंगे, यानी कि दिन रात यहाँ पे किसान बैठेंगे जब तक दुष्यंत चौटाला यहाँ आके जवाब नहीं देते या अपने इस्तीफे की घोषणा नहीं करते, तब तक किसान यहाँ बैठेंगे। स्थिति अब शांतिपूर्ण है क्योंकि किसान आंदोलन ने फिर से कब्जा कर लिया है और अपने अनुशासन में सारे किसानों को योगेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपके अब आगे की कोशिश क्या रहेगी? क्या दुष्यंत चौटाला से बातचीत ही सिर्फ लक्ष्य है? हमारे किसानों का जो सिरसा में बैठे हैं उनसे बातचीत बस? 3-4 दिन से बार बार दुष्यंत चौटाला को हम मीडिया के माध्यम से प्रश्न दे रहे हैं और शुरू में दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था हाँ किसान आएंगे, मैं तो उनका स्वागत करूंगा, उनसे बात करूंगा। लेकिन पता लगा कल ही वो चंडीगढ़ चले गए। जैसे ही पता लगा कि हजारों किसान आ रहे हैं और हमने अपने सवाल सार्वजनिक कर दिए, उसके बाद पता लगा कि दुष्यंत चौटाला कल अचानक चंडीगढ़ चले गए। उनकी कोठी बंद है, बिल्कुल एक किले की तरह बना दिया गया है और कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। जो नेता इस तरह का व्यवहार करते हैं तो उसके प्रति जनता का, किसानों का आक्रोश स्वाभाविक है। किसान कह रहे हैं कि आप तय कर लीजिए, आपको कुर्सी पारी प्यारी है या किसान प्यारे हैं। बिल्कुल योगेंद्र जी, जानकारी वैसे मैं आपको ये दे दूं, दुष्यंत चौटाला को कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनका एक ट्वीट आया था और उन्होंने कहा कि जो लोग उनके संपर्क में आए अपना टेस्ट करा लें। बहरहाल वाकई में मैं आपसे यही अंत में यही समझना चाह रही थी कि किसान भाई क्या कब तक डटे रहेंगे वहां पर, देखना होगा। और आप लोग जुटे हैं वहां पे और आपने हमसे बात की, किसी तरह संपर्क साधा, बैठेंगे, पक्का मोर्चा लगाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया से। इस समय जब आप इतने सारे किसानों के साथ, हजारों किसानों के साथ वहां पर घिरे हुए हैं। बहरहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम हाथरस से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। हाथरस मामले की जांच कर रही एसआईटी आज एक बार फिर से पीड़िता के गांव पहुंची है। आपको बता दें, एसआईटी के प्रमुख ने एनडीटीवी को बताया है कि वो बुधवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकते हैं। परिवार से बातचीत के बाद एसआईटी ने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ उस जगह का दौरा किया जहां पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था और जगह भी वहां पर गई है और कड़ियां जोड़ने की कोशिश की है। उधर पीड़िता के घर सियासी दलों के लोगों का आना जारी रहा। आज आपको बता दें, ज्यादातर राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के बाद वामपंथी दलों से जुड़े नेता और आरपीआई के रामदास आठवले भी यहां पर पहुंचे। बृंदा करात हम देख सकते हैं पहुंचे, डी राजा वाम नेता, ये लोग यहां पर पहुंचे और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले भी यहां पर पहुंचे और वहां पर स्वर्णों के पक्ष में अपने घर के पंचायत करवाने वाले बीजेपी के पूर्व एमएलए राजवीर सिंह पहलवान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। साथ ही 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी, ये हम आठवले जी को सुन रहे थे, उधर आपको बता दें साथ ही 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। प्रशासन का कहना है कि जाते माहौल खराब करने की खुफिया जानकारी मिली थी, इसलिए कोशिश की जा रही है कि कोई माहौल को बिगाड़ ना पाए। और आइए सीधे चलते अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, तो आज इस मामले में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या हुआ है, जरा बताइए। देखिए, एसआईटी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसने अपनी जांच 1 सितंबर को शुरू की थी और कल जांच का आखिरी दिन है। तो एसआईटी के जो हेड हैं गृह सचिव भगवान स्वरूप, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि कल उनकी जांच का आखिरी दिन है और उम्मीद है कि कल वो शाम को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। अगर किसी कारण से जांच कंप्लीट नहीं हो पाई
तो सरकार से वो 1 या 2 दिन और मांगेंगे ताकि जांच कंप्लीट हो पाए। लेकिन उनका कहना यह है कि उम्मीद यही है कि कल बुधवार की शाम को वो अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। आज जांच के सिलसिले में एसआईटी की टीम विक्टिम के घर गई, विक्टिम के घर वालों के बयान लिए। इसके बाद वो जहां पर ये पूरा मौका वारदात थी, जहां पर कथित तौर पर 4 लड़कों ने गैंगरेप किया, वहां पर भी एसआईटी की टीम गई और वहां भी जांच की। और उसके बाद जहां पर विक्टिम का अंतिम संस्कार किया गया, वहां पर भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ एसआईटी की टीम गई और पूरे मामले की जांच की है। तो कुल मिलाकर एसआईटी की जांच अब कंप्लीट होने को है, बुधवार तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जो है कल शाम को सरकार को ये रिपोर्ट सौंप देंगी। इसके अलावा सियासी दलों के लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के लोग आए, लाठीचार्ज भी हुआ, काफ़ी सेक्शन 144 तोड़ने के आरोप लगे और बाद में फिर आज जो है वामपंथी दलों के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि पीड़ित परिवार से मिले हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ मामले की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत गर्म है और राजनीतिक दलों के लोग सवाल संक्षेप में, हाथरस में राजद्रोह और आपराधिक साजिश की एफआईआर भी हुई है, तो उस लिहाज से कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल एक एफआईआर हुई है जिसमें देशद्रोह के अलावा, साजिश के अलावा ये एफआईआर जो है 20 आपराधिक धाराओं में है, जिसमें कहा गया है कि कुछ प्रिंट मीडिया के लोग, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, कुछ राजनीतिक दल और कुछ अलग अलग समूह से जुड़े लोग, इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है, इस पूरे मामले को डाइवर्ट किया और इनकी प्लानिंग ये थी कि ये जाति दंगा यहाँ पर करवाएं। तो इसके तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसकी अब जांच होगी। हालांकि इस तरह के कई सारे केस दर्ज हुए हैं, कोई 19 केस दर्ज हुए हैं, लेकिन जो मुख्य केस दर्ज हुआ है वो हाथरस के चंदपा थाने में दर्ज हुआ है, जहां पर पीड़ित की शिकायत पर गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था। तो उसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन उसमें पत्रकारों के बारे में भी कहा गया है कि कई पत्रकार जो है विक्टिम की फैमिली को फ़ोन करके उसको ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ वो बयान दें। तो इस तरह की बातें उसमें लिखी गई हैं। काफ़ी गंभीर आरोप हैं, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है ये जांच के बाद साफ होगा। बिल्कुल मुकेश, और जिस तरह से मुकेश ने ये भी बताया कि एसआईटी अपनी जांच कल तक सौंप देगी, शायद कल आखिरी दिन है जांच का। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो बिहार चुनावों के मद्देनजर आज यहां पर एनडीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अहम रहा कि बीजेपी की तरफ से इसमें कहा गया कि नतीजे जो भी हों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू 122 सीटों पर, बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 15 साल पहले हत्या, लूट और नरसंहार हुआ करते थे, 15 साल से बिहार में काम हो रहा है। जनता दल यू है, उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जितेंद्र राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत, जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगे। तो इससे पहले तेजस्वी यादव को लेकर दिया गया चिराग पासवान का जो बयान था वो काफी सुर्खियों में रहा। चिराग ने तेजस्वी को अपना छोटा भाई बता दिया और शुभकामनाएं दी और ये भी कहा कि चुनाव में जितना विकल्प हो उतना अच्छा है और ये जनता तय करेगी कि कौन चाहिए। उधर जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी की तारीफ करने के बाद चिराग एनडीए में कैसे रह सकते हैं। दरअसल जेडीयू इस बात से खफा है कि चिराग ने मोदी जिंदाबाद और नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के बयान पर बीजेपी ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। और जो चुनावी जो स्थिति बनी हुई है वहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष, तो बिहार के चुनाव दिलचस्प होते जा रहे हैं।
निश्चित रूप से दिलचस्प होते जा रहे हैं और ये पहला चुनाव होगा कि सहयोगी बीजेपी को ये सफाई देनी पड़ी कि नंबर कुछ भी हो, कोई इफ और बट नहीं है। नंबर आंकड़ा जो भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और आज जो संवाददाता सम्मेलन हुआ उसमें अधिकांश सवाल जो है वो चिराग पासवान से संबंधित पूछे गए और बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं डिफेंसिव दिखे, खासकर वो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सुशील मोदी या भूपेंद्र यादव या संजय जायसवाल, सबने एक ही बात कही कि अगर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अगर आज अस्पताल में ना होते तो स्थिति डिफरेंट होती, यानी कि जो आलोचना उनकी हो रही है तो उसके आधार पर वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अभी ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे वो शायद कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई कदम उठा नहीं सकते। लेकिन हाँ, सुशील मोदी ने साफ किया कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर या कोई फोटो इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चुनाव आयोग को लिखा जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के लिए सेटबैक है। लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पे लड़ने वाले, खासकर उन बीजेपी के उम्मीदवारों को जिनको टिकट नहीं मिली है और लोक जनशक्ति पार्टी से उनको पहली प्राथमिकता पर टिकट मिल रही है, उनके लिए भी झटका है। निधि, बिल्कुल मनीष, संक्षेप में क्या ये आधिकारिक तौर पर कह दिया गया है कि एलजेपी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता, वो प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगा पाएंगे? निश्चित रूप से ये आधिकारिक रूप से सुशील मोदी ने कहा है और इसके पहले संजय जायसवाल ने भी कहा था और पार्टी की तरफ से दिल्ली में भी ये सूचना दी गई थी। तो ये अब उनके लिए काफी बड़ा, आप कह सकते हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कई सारे लाखों की संख्या में पोस्टर, हैंडबिल के ऑर्डर कर दिए थे। लेकिन दूसरा बात ये भी है, दूसरा पक्ष ये भी है कि जिस प्रकार से बीजेपी स्ट्रांगली अब नीतीश कुमार के पीछे खड़ी हुई है, उससे जो चिराग पासवान का पोस्ट पोल का दावा था कि हम बीजेपी को समर्थन करके बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो भी एक तरह से जनता के बीच उससे मैसेज आएगा कि चिराग जो बोल रहे हैं उनकी बातों से बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती है, क्योंकि बीजेपी ने तो आज कह दिया कि इफ एंड बट कुछ भी आप मत लगाइए, संख्या जो भी हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने कल से ही पूरे प्रदेश में काम ठप कर रखा है। वे बिजली वितरण के निजीकरण के खिलाफ हैं और इसके खिलाफ कर्मचारियों का आंदोलन महीने भर से चल रहा है, लेकिन कल से इसमें तेजी आ गई है। वाराणसी के भिखारीपुर इलाके में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय पर ये कर्मचारी निगम को निजी हाथों में सौंपे जाने का विरोध कर रहे हैं। ये दूसरा दिन है जब इन्होंने पूरा काम बंद कर रखा है, लेकिन आंदोलन इनका 36 दिनों से चल रहा है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सरकार ने निजी कंपनियों को देने का एक प्रस्ताव पारित किया है और इस लोकतांत्रिक तरीके से ये हमारा जो ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए पिछले 1 महीने से लगातार हम केवल 1 घंटे का सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक कार्यक्रम हम कर रहे थे। हम सब पब्लिक को सप्लाई एक निर्बाध देते हुए भी हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का 1-1 घंटे का कार्यक्रम हमने चलाया कि सरकार हमारी बात को समझे, लेकिन सरकार इसको पूरे 1 महीने तक नज़रअंदाज किया। बहरहाल ये तो ये सारी बातें, ये पूरा का पूरा स्कैम है, घोटाला है। पहले 27 दिन इन्होंने 1 घंटे के लिए काम ठप कर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की, फिर इसकी मियाद बढ़ाकर 3 घंटे कर दी, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगी। अब सोमवार को जब पूरा काम ठप कर दिया तब सरकार हरकत में आई, लेकिन मंत्री जी ने जो बात मान ली उससे मुख्य सचिव ने इनकार कर दिया। माननीय ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में 3 बजे से संघर्ष समिति की वार्ता प्रारंभ हुई और 8:30 बजे तक लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा होते हुए और पूर्ण रूप से सहमति बन गई थी। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने आश्वस्त भी कर दिया और संघर्ष समिति को आश्वासन भी दिया कि ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण का प्रस्ताव तत्काल प्रभाव से रोका जाता है एवं इसमें कोई भी सुधारात्मक कदम कर्मचारियों को विश्वास में लेकर ही किया जाएगा। परंतु 1 घंटे के बाद
कहीं न कहीं से प्रमुख सचिव ऊर्जा जी के द्वारा पुनः जो है इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया गया। हड़ताल की वजह से पूर्वांचल के कई जिलों में देर तक बिजली गुल रही। बनारस में भी कई इलाकों में बिजली नदारद रही। कल बिजली करीब 10:30 बजे से कटी और रात 8 बजे आई है। और इस बीच सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को हुई और काफ़ी इलाकों में पानी की समस्या रही। शाम को पानी आता है, पानी नहीं मिल पाया, उससे काफ़ी दिक्कतें आई। फिर बिजली एक बार आई 7-7:30 बजे, फिर रात को 10 बजे कटी है, 2 घंटा लगभग। पूरा दिन बच्चे परेशान रहे और सारी व्यवस्थाएं छिन-भिन हुई और जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हम लोगों को। प्रशासन ने कह रखा था कि भाई कोई व्यवस्था करेंगे, लेकिन उनकी जो व्यवस्था थी वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। सुबेरे 10 बजे लाइट गई तो 8 बजे आई किसी हमारे इलाके में, और किसी इलाके में तो रात भर लाइट नहीं रही। यानी कि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई इस हड़ताल में, ये सामने आया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में 21 जिले आते हैं और लगभग 18,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। सरकार इस निगम को खत्म कर इसे निजी हाथों में देना चाहती है, जिसका विरोध हो रहा है। साफ है कि बिजली विभाग इस बार निजीकरण के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। अगर सरकार जल्द ही इनकी नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में लोगों को बिजली पानी की काफी किल्लत झेलनी पड़ सकती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो निजीकरण का यहाँ पर विरोध हो रहा है और इसी के साथ आज इतना ही। नमस्कार।